गुड मॉर्निंग गाइस, मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़वानी पुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है ओवर पास्ट एसएसटी में आपको डेली पढ़ा रहा हूं और असाइनमेंट भी मैं आपको दे रहा हूं। वो असाइनमेंट के आंसर्स आप वीडियो लेक्चर्स देखकर ही दें। और कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है और वो फ़ोन करते हैं, सर हमको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः अवगत कराऊंगा कि जब तक उस असाइनमेंट्स का उस चैप्टर्स का लेक्चर नहीं देखेंगे, विधिवत तरीके से नहीं सुनेंगे, तो आप आंसर कहाँ से पाएंगे। फिलहाल मेरा आप सभी से यही निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप जो भी असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ उसके लेक्चर्स आप लोग देखें और देखने के पश्चात उसके आंसर्स दें। अगर फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कुछ आप कमेंट्स डाल सकते हैं, बोल सकते हैं। सो आज क्लास 8th में चैप्टर नंबर 5 की हम शुरुआत करेंगे ओवर पास्ट की, और उस चैप्टर का नेम है व्हेन पीपल रिविल, अर्थात जब जनता बगावत करती है। और ये मैं बात बता रहा हूँ 1857 की क्रांति और उसके बाद की स्थिति क्या हुई थी। आपको जैसे कि मालूम होगा, मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर बहुत ही चकमा दिया। कहते हैं कि हिंदू मंदिर पर गोस मांस फेंका गया था। उसके बारे में हम अच्छे से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 8th अवर पास्ट चैप्टर नंबर 5th व्हेन पीपल रिविल 1857 एंड आफ्टर, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। सो आज के डे का हमारा इस चैप्टर्स का पहला जो कोटेशन है वो है पॉलिसीज एंड द पीपल, अर्थात नीतियां और लोग। पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां जनता पर उसके प्रभावों के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ। नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे नवाब्स लॉस देयर पावर, अर्थात नवाबों की छिनती सत्ता की, उनकी जो सत्ता थी वो किस प्रकार से जो है वो छिनती नजर आई। उसके बारे में जरा सा हम लोग एक व्यू डालते हैं, देखते हैं और अच्छे तरीके से। सो गाइज, मैं आपको पुनः बता दूं कि जब 18th सेंचुरी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ऐसा उनका मानना था कि शायद ऐसा हो जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियायतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियायत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासक को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व बहुत ही आवश्यक है। मगर गाइस, कंपनी के जो मुगल के शासन काल थे वो खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में यानी 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1857 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, ऐसा उनका मानना था। अब हम बात करते हैं द पीसेंट्स एंड देयर
सेपोसिस अर्थात किसान और सिपाहियों का क्या रोल था? गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीन ने हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग, आपको मैं फिर बता दे रहा हूं, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा में उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म को मानने के लिए इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने से एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पर भी जाना पड़ सकता है। सिपाहियों गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वो अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। ऐसा हो गया वहां। गाइस, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आप देखिएगा कि ये मैं थोड़ा इसको जूम भी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से लगे। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स अर्थात सुधारों पर क्या प्रतिक्रियाएं थी वहां लोगों की। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा का शिक्षा के जमकर प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन एवं संपत्तियाँ जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेजी उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में भी हम लोग इसकी चर्चाएं करेंगे या उसको देखेंगे। तो गाइज, मैं ये फ़ोटो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि किसान और सिपाही किस तरीके से उस समय ये चीज़ें ऐसा करते थे। अब बात आती है दो द आइज ऑफ द पीपल अर्थात जनता की नज़र से क्या था। जब जमीन में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने तरह तरह की चीज़ें की। जैसे अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स अर्थात 84 नियमों की एक सूची भी देखिएगा जो उनके खिलाफ बनाई गई थी उनको पढ़ने के लिए। उसके बाद इन लोगों ने देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट अर्थात जल्दी ही हर टुकड़ों में उत्तेजना छा गई कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, हमको अवध पर कब्जा करना है, कैसे कैसे करना है। ये तर्क भी इनके सामने प्रस्तुत होते चले गए। गाइज, उसके बाद देखिए कि संयोग से और चीज़ें कैसे बढ़ी। आप देखिएगा कि संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल के तौर तरीके भी बताए थे। उसको करने के लिए इन लोगों ने जगह जगह पर या हम कहें कि सामान्य तौर पर भी इन चीज़ों को प्रस्तावित किया था या इसको आगे बढ़ाया था। उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, इसको देखेंगे। अब म्यूनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिबिलियन अर्थात सैनिक जो विद्रोह था वो जन विरोधी बन गया। अर्थात जिन सैनिकों ने उनका विरोध किया वो अब जनता में आ गया। कैसे आया देखिए। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजा की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार
पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ऐसा भी लोग जो है वो अब क्या कर निकले थे, मान निकले थे, यानी उनको ऐसा अब समझ में आ गया था। गाइज इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब ये जो यहाँ से आ रहा है ये चैप्टर्स, अब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज 19 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने एक कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। अब देख रहे हैं गाइज 9 मई 1857 की ये चर्चा है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ को जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासक सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे। आप देखिएगा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन सिपाही भी अड़ रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह की सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखाबिरों और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार में भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि ऐसा लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं गाइस कि किस तरीके से उन्होंने अन्य चीज़ों को किया, अन्य चीज़ों में लेकर आए। ये स्टोरी बड़ी ही ज़बरदस्त है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे द रिविलियंस स्प्रेड्स, अर्थात बगावत फैलने लगी और कितना आगे फैलने लगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस किस तरह से उन लोगों ने आगे किया, कंपनी पर कैसे पलटवार किया और किस तरीके से वो आगे बढ़े। विद्रोह के बाद सालों साल तक की स्थिति क्या रही उसके बारे में हम समस्त चर्चा कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपके जो भी मेंटर हैं ग्रुप
ग्रुप के, उन्हें इसकी सूचना देकर मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, मैं विपिन चंद्र जोशी मोना प्रधानाचार्य, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।